तेरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ खबर चतरा से आ रही है, जहां के कुंदा थाना क्षेत्र में माओवादियों ने लंबे अरसे के बाद अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। गारो गांव में पिछले 15 दिनों से चल रहे सड़क निर्माण के कार्य में जुटे 2 जेसीबी को आग के हवाले कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पिंजनी से गारो गांव तक सड़क का निर्माण किया जा रहा है और स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 150 की संख्या में आए माओवादियों ने पूरे गांव को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद ड्राइवर को मार पीट कर यहां से भगा दिया जाता है। गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया, साथ ही ठेकेदार को काम को बंद करने की चेतावनी दी गई। घटना के बाद करीब 2 घंटे तक नक्सली गांव में ही जमे रहे। वहीं जानकारी मिलने के करीब 15 घंटे के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है। इधर नक्सलियों की धरपकड़ के लिए सीआरपीएफ के साथ जंगल की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। सामाजिक तत्वों द्वारा जो है सो ये सड़क निर्माण कार्य में लगे हुए 2 जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया था और हम लोग तत्काल सीआरपीएफ बटालियन के साथ हमारे कुंदा थाना पुलिस एवं अन्य सुरक्षा बलों के साथ हम लोग यहाँ घटनास्थल पे आए हैं। घटना का सत्यापन कर रहे हैं। नक्सलियों के विरुद्ध लगातार छापामारी की जा रही है, अभियान चल रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस घटना में शामिल उग्रवादियों को रामगढ़ के पतरातू में रेलवे पटरी बिछा रही हरदेव रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर हवाई फायरिंग के बाद काम पूरी तरह से बंद है। वहीं मजदूर दहशत के साए में है और कैंप में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस को अब तक अपराधियों का सुराग नहीं लग पाया है। एसपी ने हालांकि इस पूरे मामले की जांच और अपराधियों की जल्द से जल्द धरपकड़ के लिए पतरातू एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया है। आपको ये बताते चलें कि मंगलवार को 5 बाइक पर 8 से 10 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने 5 से 6 राउंड फायरिंग यहां पर साइट पर किया। साथ ही काम बंद करने की धमकी देकर ये यहां से फरार हो गए। बिना टॉकीज के पास हुई इस वारदात के बाद पूरे पतरातू इलाके में दहशत का माहौल है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में पावर कट से लोग बेहद परेशान हैं, लेकिन बिजली की इस कटौती के बीच वितरण में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी की आशंका जाहिर की गई है। झारखंड हाईकोर्ट में सुनील कुमार महतो की तरफ से दायर की जनहित याचिका में इसका जिक्र किया गया है। याचिका में कहा गया कि सरकार कितने में बिजली खरीदती है और उसका वितरण करती है, इसको लेकर कभी ऑडिट नहीं किया गया है। पावर को लेकर वित्तीय कमी की बात कही जाती है और ऐसे में इस पूरे मामले की जांच को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। झारखंड सरकार की जो कंपनियां कार्य कर रही हैं वो कितना बिजली खरीदती हैं, कितना में देती हैं, 12 रुपये खरीदते हैं, 6 रुपये में खरीदती हैं, क्या ऑडिट है, क्या रिपोर्ट है, खरीदने का किसी के पास कुछ पता नहीं है। कितने बार बिजली गई, कितने बार बिजली आई, इसका ऑडिट होना चाहिए, वो भी नहीं पता है किसी को। बिजली खरीद बिक्री में कितना पैसा, बार बार सरकार रोना रोती है केंद्र नहीं दे रहे हैं, केंद्र सरकार ये नहीं कर रही। अरे आपने कितना पैसा खरीदा, कितने पैसे में बिजली खरीदा, कितने में वितरण किया, ये तो बता दीजिए। तो इससे बड़ा ये तो अगर आप बात करेंगे, अगर इस पर सही से जांच हो जाए तो जो अभी आप सुन रहे हैं घोटाला, वो उससे कहीं बड़ा घोटाला है ये। धनबाद में सरकारी डॉक्टर के घर से नौकरानी के शव मिलने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव को सड़क पर रखकर अगलगी की और सड़क जाम कर दिया गया। परिजनों ने डॉक्टर पर युवती की हत्या का आरोप लगाया है और जल्द ही गिरफ्तारी की मांग परिजनों की तरफ से की जा रही है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। परिजनों ने झरिया पुलिस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की और कोताही बरतने का पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। चाहिए 48 घंटा हो गया, अभी तक खूनी पकड़ाया नहीं है। प्रशासन क्या कर रहा है? अपना छोटा छोटा बच्चा है, मौत चाहिए, बेटा को फांसी होना चाहिए, लड़की को इंसान मिलना चाहिए।
चतरा में अफीम तस्कर और माफिया के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में है। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए स्पेशल टीम ने 3 पेशेवर अफीम तस्करों को अफीम की बड़ी खेप के साथ पकड़ा है। तस्करों के पास से खरीद बिक्री के लिए ले जाया जा रहा 2 किलो 830 ग्राम गीला तैयार अफीम जब्त किया गया। वहीं 3 मोबाइल फोन की बरामदगी भी इनके पास से की गई है। तीनों तस्करों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया और इसके साथ ही गिरोह में शामिल बाकी तमाम दूसरे तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान पुलिस की तरफ से इस वक्त जारी है। टीम गुड़वाली के पास जब छापेमारी की तो 3 व्यक्ति को संदिग्ध पाया। उसमें से अमित रंजन जो हंटरगंज के रहने वाले हैं, वीरेंद्र यादव जोरी के रहने वाले हैं और नंदकिशोर यादव जो हंटरगंज के रहने वाले हैं। जब तलाशी लिया गया तो उनके पास से 2 किलो 830 ग्राम अफीम बरामद किया गया। संबंधित व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो कोई वैध कागजात नहीं दिखाए गए। संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर लिया गया। तीनों व्यक्ति को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनके पास से 3 मोबाइल भी जब्त किया गया है। धनबाद के कुंजी में एक नाबालिग युवती ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। दरअसल कांड्रा बस्ती के समीर शेख ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाया था और इस दौरान जब युवती गर्भवती हो गई तो युवक के परिजनों ने बदनामी से बचने के लिए युवती और उसके परिजनों को गर्भपात कराने के लिए राजी कर लिया। शादी के लिए 2 साल इंतजार करने की बात कही। इस पर सहमति भी बन गई थी, पर अब युवक और उसके घरवाले शादी से इनकार कर रहे हैं। इसी से आहत होकर युवती ने जहर खा लिया। आनन फानन में परिजनों ने युवती को अस्पताल पहुंचाया और फिलहाल युवती की हालत में सुधार बताया जा रहा है। जैसा मरीज के द्वारा बताया गया है कि वो फिनाइल का सेवन की थी और उसके बाद से उसका तबीयत खराब हुआ, चक्कर आना, उल्टी आना, पेट में दर्द होना। उसके बाद वो रात में मेरे पास आई, उसका इलाज किया गया और अभी पेशेंट का कंडीशन ठीक है, स्टेबल है। साहिबगंज में डायन बिसाही के आरोप में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के बसाहा पंचायत के पोड़ैया गांव में कुएं से शव को बरामद किया गया है। मृतक का नाम रामू मुर्मू था और वो 22 अक्टूबर से ही लापता बताया जा रहा है। पुलिस ने कुएं से शव को निकालकर अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया सदर अस्पताल। वहीं घटना को लेकर ग्रामीणों ने कहा है कि कुछ दिन पहले रामू के भतीजे की मौत हो गई थी, जिसे लेकर रामू की पत्नी पर डायन बिसाही का आरोप लगा था। वहीं दोनों को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। ग्राम प्रधान ने बैठक कर दोनों पक्षों में समझौता करा दिया, लेकिन इसके बाद अचानक से रामू मुर्मू गायब हो जाता है। रामू के बेटे ने चाचा पर हत्या का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 15 दिन पहले झगड़ा हुई थी। अच्छा। बाद में हम काम करने के लिए गए दिल्ली। अच्छा, इसके बाद दिल्ली से मेरा पिताजी को मार दिया। कौन मारा? उसका मेरा ताऊजी का लड़का। पारिवारिक मैटर? हाँ। अच्छा। उसको मार दिया। कैसे पता चला? फोन करके बता दिया, पिताजी को मार दिया। एक बच्चा मर गया था। अच्छा, किसका बच्चा मर रहा था? वो लोग का। क्या नाम है उसका? संजू। तो अब क्या हुआ उसके बाद? फिर इसके बाद तो सुबह तो सब हम तो चल गए इसके घर, तो वहाँ पूरा मारामारी हो रहा था। क्या हम उस दोनों पति पत्नी को मारेंगे, मेरा बच्चा खा लिया, ऐसे बोलते थे। देवघर के देवीपुर में एम्स के निर्माण कार्य में जुटे मजदूरों ने हंगामा खड़ा कर दिया है। बकाया भुगतान की मांग पर मजदूरों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। इनका आरोप है कि अगस्त से ही उन्हें पेमेंट नहीं दिया गया है, जिससे उनकी माली हालत खराब हो रही है। बार बार प्रबंधन से बातचीत के बावजूद भी सिर्फ आश्वासन ही उनके हिस्से आता है और ऐसे में आर पार की लड़ाई के मूड में अब ये सभी आ चुके हैं। इधर ठेकेदार ने 20 दिसंबर तक बकाया भुगतान का भरोसा दिया है, लेकिन मजदूर इससे समझने को तैयार नहीं नजर आते। 4 महीना से पेमेंट हम लोग को नहीं मिला है। कब से नहीं मिला आपको? अगस्त से पेमेंट नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला है। क्या नाम आपका? क्या काम? MD जमाल, स्क्वायर फोल्डिंग का काम करते हैं। 4 महीना से पेमेंट नहीं मिल रहा है। 4 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है। साहब लोग बोल रहे हैं टाइम ले रहा है, ये वो, अगर मगर कुछ नहीं कर रहा है। अपना पेमेंट देने के लिए आप लोग कुछ करवाइए अपना। हम लोग तो खूब ये कर रहे हैं, डेट पे डेट लेके जा रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है।
सिमडेगा सदर अस्पताल में शवों का पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारी की सेवा अब तक स्थायी नहीं हो पाई है और ऐसे में कर्मचारी जगदीश 23 साल से सेवा देने के बाद भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। उनसे कई बार अधिकारियों की बातचीत जरूर हुई, लेकिन आज तक उनकी गुहार को सुना नहीं गया। ऐसे में थक हार कर जगदीश और उसके परिवार ने मीडिया से सहयोग की अपील की है। वहीं जब इस बारे में अस्पताल प्रशासन से बातचीत की गई तो उन्होंने कुछ भी साफ साफ जवाब देने से ही इनकार कर दिया। इधर सिविल सर्जन ने सरकार से पत्र लिखकर दिशा निर्देश मांगा है। 23 साल हो गए भैया, सरकारी नहीं करता है, न कोई अथी नहीं, बस न वेतन बढ़ाते न कुछ नहीं। सरकारी तो कम से कम कर दे चाहिए। एखन फिर डिसीजन भी जा रही है, CS के भी आवेदन दी हूँ, एक ठो नहीं सब CS के लिख के दी हूँ, लेकिन भी कुछ नहीं होता। देखिए, उसकी बहाली जो हुआ है HIMS से हुआ है, उसके अंतर्गत हुआ है। हमने कल इस पर आप जो हमको बोले थे उस पर हमने यहाँ फाइल मंगवाए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये इसके तहत बहाली की जा रही है और इनको जो है ना स्थायी सेवा नहीं किया जा सकता है। कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार से मार्गदर्शन लिखूँगा, सरकार से मांग करूँगा कि एक अस्थाई जो है पोस्टमार्टम करने वाला व्यक्ति को यहाँ पोस्टिंग मैंने पदस्थापित किया जाए। गुमला के बसिया में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें टीसी ने 46 टीबी मरीजों के बीच पोषण किट का वितरण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बसिया में प्रशासन और आम लोगों के सहयोग से टीबी मरीजों को गोद में लेकर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया गया है। डीसी ने मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए टीम वर्क की सराहना की, साथ ही बसिया की टीम को धन्यवाद देते हुए प्रशासन की छवि बेहतर बनाने पर आभार जताया। इस मौके पर 46 टीबी मरीजों को गोद लेने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र भी सौंपे गए। तो सर जब सारे 46 मरीज हो गए सर, तो फिर हम लोगों ने आ जाइए, ठीक है। और सर आपका भी और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां पर ट्राइबल ग्रुप्स की दीदियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सम्मानित किया है और इस दौरान 400 दीदियों को सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से सम्मान दिया गया। इस वक्त सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। आज खनिज संपदा राज्य में इतना पिछड़ापन शायद ही किसी राज्य में होगा, किसी देश में होगा, क्योंकि खनिज संपदाओं से यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यकों को कोई लेना देना नहीं। और यही वजह है इन खनिज संपदाओं का लाभ बड़े बड़े उद्योगपतियों को, देश को तो प्राप्त हुआ, लेकिन उसका लाभ कहीं ना कहीं आज यहां के लोगों को नहीं मिल पाया। हमने अपनी परंपराओं पर आधारित योजनाएं प्रारंभ की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज इस राज्य में लगभग 40% से अधिक बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं। आज 50% से अधिक, ये शायद मैं आंकड़ा ठीक नहीं बता पा रहा हूं, उससे अधिक महिलाएं यहां खून की कमी का शिकार है। लेकिन ये पहले नहीं होता था, अभी ये हाल के वक्तों से ये समस्याएं आई हैं। आज भी हमारे घर पे बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 80 साल है, 90 साल है, कोई 100 साल है, कोई 100 से ऊपर के लोग हैं, लेकिन अभी भी वो बूढ़े बुजुर्ग चलते हैं, खेल जाते हैं। अगर उनको कोई बीमारी होती तो शायद इतनी उम्र तक वो नहीं जिंदा होते, लेकिन आज के समय के लोग 100 साल तो दूर की बात है, 50-60 साल की उम्र में ही अपना जीवन त्यागना पड़ जाता है।
और वो इसलिए, और मेरा ये मानना है, और जिसको मैं लगातार ग्रामीण क्षेत्र में फोकस करने का कोशिश कर रहा हूं, कि जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया था और जो बुजुर्गों के पास जो कहा जाए कि उनकी जो धन संपत्तियां थी, यहां के आदिवासी, यहां के दलित पिछड़ों के पास कोई बैंकों में बैंक बैलेंस नहीं हुआ करता है। बोरों में भरा हुआ पैसा नहीं होता है। उनके जो धन संपत्ति हुआ करते थे, और वो धन संपत्ति होते थे जिनको हम पशुधन बोलते हैं। गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर, बतख, यही उनकी संपत्ति हुआ करती थी। और उन बुजुर्गों ने उन संपत्तियों को इतना बेहतर तरीके से संभाल के रखा था, शायद उन्हीं वजहों से वो लोग गरीब नहीं रहे। मेरी उम्र भी अब 45 पार हो रही है। थोड़ा बहुत हमें वो झलकियां बचपन में देखने को मिला कि गांव में जब जानवर सुबह घर से बाहर निकलता था तो कोई आदमी को गांव के बीच में खड़ा होने का जगह नहीं मिलता था। इतने जानवर गांव से बाहर निकलते थे, और जब वो शाम को घर आते थे तो उनके लिए पूरा गांव का जो गलियारा होता था उस पर आदमी नहीं चलता था। सिर्फ जानवर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक जानवर आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन आज बड़ा दुखद की बात है, ना आपको गांव में गाय मिलेगी, ना बकरी मिलेगा, ना मुर्गी मिलेगा, यदा कदा गिना चुना आपको मिलेगा। जब घर में दूध होगा, अंडा होगा, मुर्गी होगा, मांस होगा, मछली होगा, तो काहे का एनीमिया, काहे का कुपोषण? हम इसीलिए राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन योजना चला रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारे ग्रामीण जानवरों को पालने के प्रति प्रेरित है। पशुधन तो बांट ही रहे हैं, जानवर तो देने का योजना चल ही रहा है, बल्कि गरीबी इतनी है कि उन गरीबों के पास जानवरों के लिए भी व्यवस्था नहीं होता। तो हमने उसके साथ अलग अलग विभागों के साथ योजनाओं को मर्ज कर जानवर देने के साथ साथ जानवर कहां रहेगा वो भी योजनाएं हमने उसके साथ जोड़ रखी है, ताकि उन जानवरों को रखने के लिए भी आपको दिक्कत ना हो। और बड़े पैमाने पर अनुदानित दर पर उनको दिया जा रहा है। महिला दीदियों को भी आज हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना चलाई है। आज हमने कई दीदी बाड़ी, क्या था ये योजना, दीदी बाड़ी योजना भी हम लोगों ने शुरू किया। कई योजनाएं जिनको मैं अभी स्मरण नहीं कर पा रहा हूं, जो विशुद्ध रूप से मेरा भी ये मानना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम कितना मजबूत कर सके, कैसे मजबूत कर सके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी और कैसे लोगों को जमीन से जोड़कर अपने पशुधन के लिए लेकर प्रेरित करने की कोशिश की जा रही है। गिरिडीह के सीसीएल की बात करें तो सीसीएल बनियाडीह में लकड़ी तस्करों ने बीती रात विशाल सखुए के पेड़ को काट कर गिरा दिया। तस्करों ने रेस्ट हाउस के पास लगे सखुए के पेड़ को गिराने के बाद उसके 3 टुकड़े कर दिए और उसे ले जाने की तैयारी की जा रही थी। और गनीमत रही कि सीसीएल के सुरक्षा कर्मी ऐन मौके पर घटना स्थल पर पहुंच गए। हालांकि तस्कर यहां से भागने में कामयाब रहे। फिलहाल सीसीएल के सुरक्षा कर्मियों ने
लकड़ी को जब्त कर लिया है। और विश्व शौचालय दिवस पर नेटवर्क 18 ने रेकिट के साथ मिलकर भारत को बेहतर स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए 8 घंटे का एक भव्य टेलीथॉन मिशन स्वच्छता और पानी का आयोजन किया। इस अभियान ने देश के प्रमुख नेताओं, मशहूर हस्तियों, चेंज मेकर, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और विचारकों को इस वादे के साथ एक साथ लाया कि कोई पीछे नहीं छूटेगा। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम के न्यूज मेकर्स बने कुछ लोगों की खास बातें।